द 100 सीजन 3 एपिसोड 12। हार्पर, मिलर और ब्रायन अभी तक उसी गुफा में है। मिलर हार्पर को और ब्रायन को एक भूतों की कहानी सुनाना शुरू करता है। ब्रायन लगातार उसे इसके लिए मना किए जा रहा है। मिलर आर्क पे रहने वाले एक ब्राजील के रेजिडेंट की कहानी सुनाता है जिसने अपनी फैमिली को न्यूक्लियर बॉम्ब में खो दिया था और उसके बाद उसे भूत दिखाई देने लगे थे। भूत उसे अपने मेटल हुक से मारना चाहते थे और उसने 11 लोगों को मार गिराया था। जब उसे ढूंढा गया तो उसकी बॉडी पर ब्लड से डेमॉन्स लिखा हुआ था। मिलर और ब्रायन हार्पर को गुफा में छोड़ के बाहर चले जाते हैं। बाहर कुछ आवाजें सुनाई देती है। हार्पर को ऐसा लगता है कि मिलर उसे डरा रहा है, लेकिन फिर उसे शक होता है। वो आवाज का पीछा करते हुए बाहर जाती है। तभी एक आदमी मास्क पहने हुए उसके सामने आता है और वो जोरों से चिल्लाने लगती है। ओंटारियो और मॉर्फी पॉलिस के मार्केट में घूम रहे हैं। मॉर्फी वहाँ पर इमोरी को देखता है और वो ओंटारी को थोड़ा आगे जाने देता है। मॉर्फी इमोरी से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। इमोरी हंसती है और उसे बताती है कि मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। फिर मैंने सुना कि हमारी कमांडर के पास एक हैंडसम स्काई क्रू फ्लेम कीपर है, तो मैं समझ गई कि ये तुम ही हो सकते हो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए यहाँ तक आ गई हूँ। तब तक ओंटारी मॉर्फी के पास आ चुकी है और उसे पीछे रह जाने के लिए चिल्लाती है। मॉर्फी ओंटारी के पीछे जाते जाते एक जगह का पता इमोरी को बताकर जाता है कि वो उसे वहाँ पर मिलेगा। रोवर में क्लार्क, बेलेमी सब लोग वापस लौट रहे हैं। रोवर में रेवन सभी को बताती है कि बेका का जर्नल बहुत अच्छा है। उसने लिखा है कि 26 की उम्र में उसने ह्यूमन माइंड को एक्सेस करने का रास्ता ढूंढ लिया था। उसी साल उसे एली के वर्जन 1 को लॉक करके रखना पड़ा क्योंकि वो वर्जन ह्यूमैनिटी को पसंद नहीं करता था। जब वो 27 इयर्स की थी तब एली के वर्जन 1 ने न्यूक्लियर बॉम्ब को लॉन्च कर दिया था और धरती रेडिएशन के कारण खत्म हो गई थी। क्लार्क उससे पूछती है कि उसके जर्नल में फ्लेम के लिए क्या लिखा हुआ है। रेवन बताती है कि बेका ने एली 1 के किए गए कामों को सुधारने के लिए एली 2 को बनाने की सोची। एली 1 का एक ही ड्रॉबैक था कि वो ह्यूमैनिटी को पसंद नहीं करती थी, इसीलिए बेका ने एली वर्जन 2 को अपग्रेड करके इस तरह से डिजाइन किया कि वो ह्यूमन माइंड के साथ साथ खुद को भी उसके साथ मर्ज कर सके। ये ह्यूमंस को कभी भी खत्म नहीं करेगी क्योंकि ये ह्यूमंस में से एक है। इसने उस चिप को सबसे पहले अपने ही आप में पुट अप किया। इसके लिए उसने एक सीरम बनाई जिसने कि उसके ब्लड के जीन्स को बदल दिया, जिससे कि उसकी बॉडी उस चिप को लेने से मना न कर दे। क्लार्क रेवन से पूछती है कि ग्राउंडर्स की जो फर्स्ट कमांडर थी बेका प्रेमहेडा, लगता है कि उसकी की गई जीन थेरेपी के कारण और उसके सीरम लेने के कारण उसका ब्लड ब्लैक हो गया, क्या ऐसा ही था? रेवन उससे बोलती है हाँ। ऑक्टेविया क्लार्क से पूछती है कि वो इतना सब कुछ कैसे जानती है। क्लार्क बोलती है कि इन लोगों को नाइट ब्लड बोला जाता है क्योंकि इन लोगों का ब्लड ब्लैक होता है और जिनका ब्लड ब्लैक होता है वही कमांडर बनने लायक के होते हैं, वही उस चिप को एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि वो चिप जनरेशन टू जनरेशन पास होती है और वो चिप ह्यूमैनिटी को पसंद करती है, इसीलिए वो ह्यूमन पावर को बढ़ा देती है जिससे कि वो चिप को लगाने वाला कमांडर अपने ह्यूमंस की रक्षा कर सके। ऑक्टेविया उससे पूछती है कि क्या एली 2 बता सकती है कि एली 1 को कैसे खत्म किया जा सकता है। मॉन्टी अभी भी सोच में गुम है। वो कहता है कि अगर ऐसा कोई दिमाग से जाने वाला रास्ता है जो मरने के बाद भी सबको सिटी ऑफ लाइट में लेकर जाता है, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वो सिटी ऑफ लाइट में हमारे माइंड्स को अपलोड कर देता है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि मेरी मॉम अभी भी जिंदा हो। रेवन उससे बोलती है कि ये तुम्हारी सोच के ऊपर है कि तुम जिंदा किसको मानते हो। वो सभी आर्केडिया वापस आ गए हैं क्योंकि उन्हें लिंकन का जर्नल चाहिए। उन्हें अब लूना की खोज है जो कि एक नाइट ब्लडा है। वो लोग देखते हैं कि आर्केडिया में पूरा सन्नाटा छाया हुआ है, वहाँ कोई भी नहीं है। उन्हें ये घोस्ट टाउन लग रहा है। बेलेमी लगातार मिलर को संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मिलर उसका कोई जवाब नहीं दे रहा। जैस्पर को ये लगता है कि कहीं उन लोगों को भी चिप तो नहीं खिला दी गई है। बेलेमी बोलता है कि अगर उनको चिप खिला दी गई होती तो वो लोग हमारा केव पर इंतजार करते। वो सभी अंदर घुसते हैं। बेलेमी उनको बोलता है कि रोवर को बाहर की तरफ मुंह करके लगा दिया जाए, जिससे कि अगर यहाँ उन्हें कोई परेशानी का सामना करना पड़े तो उनका निकलना बहुत आसान हो जाए। ऑक्टेविया उस जगह को देखती है जहाँ लिंकन को मारा गया था। उसे लिंकन याद आता है। वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है।
क्लार्क को बेलेमी से पता चलता है कि इस जगह लिंकन को मारा गया था। रेवन सभी को बोलती है कि तुम लोगों को जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। एली को जितने लोग यहाँ से चाहिए थे वो यहाँ से ले जा चुकी है। अब उसके यहाँ आने का कोई मतलब नहीं है। ऑक्टेविया लिंकन के क्वार्टर में जाती है। वो लिंकन की जैकेट को देखती है। उसे लिंकन याद आ जाता है। वो गुस्से में सभी चीजों को इधर उधर फेंकती है। जैस्पर उसे वहीं छोड़ के बाहर चला जाता है। ऑक्टेविया लिंकन का सामान निकालती है और लिंकन के जर्नल को निकाल लेती है। वो उसे खोलकर देखती है। वहाँ उसे एक मैप दिखाई देता है। वो लूना तक जाने का रास्ता है। ऑक्टेविया मन ही मन बोलती है कि लूना, हम लोग आ रहे हैं। तभी बाहर से जैस्पर आता है। उसके चोट लगी हुई है। वो नीचे गिर जाता है। पीछे से मास्क लगाए हुए एक आदमी आता है और ऑक्टेविया को पकड़कर उठा लेता है। पॉलिस में इमोरी और मॉर्फी तय की हुई जगह पर मिलते हैं। ये रूम टाइटस का रूम है जहाँ पर पोलारिस रखा हुआ है। इमोरी वहाँ की टेक्नोलॉजी को देखकर कहती है ये टेक्नोलॉजी को जानी पहचानी लगती है। वो दीवार पर बनी हुई ड्राइंग को देखकर पूछती है कि ये कौन है। मॉर्फी बताता है कि ये शायद इन ग्राउंडर्स की पहली कमांडर बेका है। इमोरी मॉर्फी से पूछती है कि यहाँ किसी के आने का डर तो नहीं है। मॉर्फी हंसता है और फिर वो दोनों आपस में रिलेशन बनाते हैं। आर्केडिया में बेलेमी आर्मर के अंदर जाता है। वहाँ उसे बहुत सारे हथियार और गोली रखी हुई मिलती है। वो क्लार्क को रेडियो पर बताता है और उसे वहाँ बुलाता है। क्लार्क रेवन के साथ है। रेवन क्लार्क से फ्लेम को वहीं छोड़कर जाने के लिए कहती है क्योंकि वो उसके कोड्स को एक्सेस करना चाहती है। क्लार्क उसे बताती है कि फ्लेम को एक होस्ट ही अपने अंदर ले सकता है और वो होस्ट भी एक नाइट ब्लड होना जरूरी है, नहीं तो फ्लेम जो है वो ऑर्डिनरी इंसान को मार देगी। बेका का जनरल ज्यादातर लेटिन में है। उसमें जो पास कोड्स लिखे हुए हैं वो भी लेटिन में है। सिंक्लेयर एली 2 को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। वो एक दो फ्रेज पढ़ता है जिसमें से एक फ्रेज से वो चिप एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन जैसे ही रेवन उसे उठाने के लिए जाती है वैसे ही वो चिप डीएक्टिवेट हो जाता है। सिंक्लेयर फिर से उस फ्रेज को पढ़ता है। रेवन उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड है। रेवन फ्लेम के पास जाती है। फ्लेम और ज्यादा एक्टिवेट होने लग जाती है। क्लार्क जल्दी से रेवन को पीछे खींच लेती है और कहती है कि अगर तुम इसके ज्यादा नजदीक गई तो ये फ्लेम तुमको मार देगी। वो एली को वापस पैकेट में डाल देती है और कहती है कि हमें लूना को ढूंढना होगा क्योंकि वो एक नाइट ब्लड है और जब तक नाइट ब्लड अपने अंदर एली को नहीं लेगा हमें एली 1 को मारने का रास्ता नहीं मिलेगा। उन लोगों को यह ऐसा भी लगता है कि इस टेक्नोलॉजी को बने हुए काफी साल हो चुके हैं, तो हो सकता है कि इसके कुछ पार्ट्स बीच में लॉस हो गए हों। क्लार्क कहती है कि अगर एक बार हमको लूना मिल गई तो ये सब चीजें खत्म हो जाएगी। लूना के अंदर एली जाते ही हमें ये बता देगी कि एली 1 को खत्म कैसे किया जाता है और ओंटारी को भी हम लोग कमांडर बनने से रोक पाएंगे। मॉन्टी क्लार्क से पूछता है कि अगर तुम लोग सिटी ऑफ लाइट को खत्म कर दोगे तो क्या मेरी मॉम वापस आ जाएगी जैसे कि रेवन वापस आई है। क्लार्क मॉन्टी की बात का कोई जवाब नहीं दे पाती। तभी उन दोनों को एक म्यूजिक सुनाई देता है। उन लोगों को वहाँ पर एक म्यूजिक बॉक्स रखा हुआ दिखाई देता है। क्लार्क उसको उठा लेती है। उस म्यूजिक बॉक्स के नीचे आरोन लिखा हुआ है। क्लार्क और मॉन्टी उसके बारे में कुछ भी नहीं समझ पाते। तभी पीछे से एक रेड धुआं आना शुरू हो जाता है और एक आदमी मास्क लगाए हुए उनके पास आ रहा है। क्लार्क बेहोश होने का बहाना बना के वहीं गिर जाती है। वो आदमी आकर क्लार्क को छूकर देखना चाहता है। तभी क्लार्क उसको एक जोरों से किक मारती है और उसका मास्क उतार देती है। वो देखती है कि वो इमर्सन है। क्लार्क भागती हुई बाहर आती है और बेलेमी को बताती है कि वहाँ पर इमर्सन है। इमोरी और मॉर्फी पॉलिस के उसी रूम में है। मॉर्फी इमोरी को बोलता है कि तुम्हें पॉलिस जल्दी छोड़ देना चाहिए, यहाँ तुम्हारे लिए खतरा है। इमोरी बोलती है मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ, तुम्हें अपनी सोचनी चाहिए। मॉर्फी उसके लिए हंसता है और कहता है कि तुम जानती हो मैं जिंदा रहने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो इमोरी को ये भी बताता है कि ओंटारी पागल है। वो ये सोचती है कि मैं उसे कमांडर बना सकता हूँ, इसीलिए उसने मुझे जिंदा रखा हुआ है। इमोरी आश्चर्य करती है और उससे पूछती है कि मैं तो सोचती थी कि वो कमांडर है। मॉर्फी उसे बताता है कि वो टेक्निकली अभी कमांडर नहीं बनी है,
उसको अपने ब्रेन के अंदर एक कंप्यूटर चिप को लगवाना होगा, तभी वो कमांडर बन सकती है। इमोरी मॉर्फी से पूछती है कि क्या वो ऐसा सोचती है कि उस चिप को तुम उसके ब्रेन में लगा सकते हो। मॉर्फी कहता है क्योंकि मैंने लास्ट कमांडर के ब्रेन से उस चिप को बाहर निकलते हुए देखा था, इसीलिए उसे लगता है कि मैं वो सब काम कर सकता हूँ। मॉर्फी इमोरी को ये भी बताता है कि ओंटारी उसे पसंद करने लगी है। इमोरी इस बात पर हंस देती है और मॉर्फी को किस करती है। तभी दरवाजे पर नॉक करने की आवाज सुनाई देती है। इमोरी जल्दी से छुप जाती है। मॉर्फी देखता है कि एक गार्ड उसे बुलाने के लिए आया है। ओंटारी ने उसे तुरंत बुलाया है। गार्ड के जाने के बाद मॉर्फी इमोरी को वहीं रुकने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। आर्केडिया में बेलेमी और क्लार्क वापस हॉल की तरफ आते हैं। बेलेमी मॉन्टी से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मॉन्टी का कोई जवाब नहीं आ रहा। क्लार्क को लगता है कि इमर्शन मॉन्टी को उठा के ले गया होगा। बेलेमी को ऑक्टेविया और जेस्पर की भी चिंता है। वो उनसे भी रेडियो पर बात करना चाहता है, लेकिन जेस्पर और ऑक्टेविया का भी कोई अता पता नहीं है। क्लार्क को अफसोस होता है कि उसने इमर्शन को पॉलिस में जिंदा छोड़ दिया था। बेलेमी को समझ में नहीं आता कि क्लार्क क्या बोल रही है। क्लार्क उसे बताती है कि पॉलिस में मुझे उसे मारने का चांस मिला था, लेकिन मैंने उसे जाने दिया। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। बेलेमी रेवन से कांटेक्ट करता है और उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। क्लार्क रेवन को बता देती है कि इमर्शन यहाँ पर आ चुका है, इसीलिए वो दरवाजा बंद कर ले और अपना ध्यान रखे। रेवन सिंक्लेयर को दरवाजा बंद करने के लिए कहती है, लेकिन तब तक वहाँ की लाइट्स गोल हो जाती है। रेवन समझ जाती है कि इमर्शन अंदर आ चुका है। वो छुप जाती है। बेलेमी और क्लार्क भी दौड़ते हुए दरवाजे की तरफ आते हैं। क्लार्क रेवन से दरवाजा खोलने के लिए बोलती है। अंदर इमर्शन सिंक्लेयर पे अटैक कर देता है और उसे मारता है। रेवन रोवर के अंदर छुपी हुई है। वो सिंक्लेयर को घायल देखती है और दौड़ती हुई भागकर उसके पास आती है। सिंक्लेयर उसे वापस रोवर में जाकर छिपने के लिए बोलता है, लेकिन रेवन सिंक्लेयर की हालत देख के बहुत ज्यादा घबराई हुई है। सिंक्लेयर बार बार उसे रोवर में जाकर छिपने के लिए बोलता है। तभी इमर्शन आकर पीछे से रेवन को पकड़कर ले जाता है। इधर सिंक्लेयर मर जाता है। बेलेमी और क्लार्क वहां पर आते हैं। तब उन्हें सिंक्लेयर मरा हुआ दिखाई देता है और उन लोगों को रेवन कहीं नहीं मिलती। क्लार्क और बेलेमी सोचते हैं कि इमर्शन ने मॉन्टी और रेवन को नहीं मारा है, तो वो उन्हें कहाँ ले जा सकता है। क्लार्क को ध्यान आता है कि इमर्शन माउंट वेदर को बिलोंग करता है। हो सकता है कि उसने सभी लोगों को एयरलॉक में रखा हो। वो अपनी वॉकी टॉकी निकाल के इमर्शन को कांटेक्ट करती है और उससे बोलती है कि तुम मेरे दोस्तों को जाने दो, तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी। इमर्शन उसे एयरलॉक की तरफ आने के लिए बोलता है और उसे बोलता है कि वो अपने साथ कोई भी वेपन लेकर ना आए। बेलेमी क्लार्क से पूछता है कि तुम्हारा क्या करने का इरादा है। क्लार्क बेलेमी को फ्लेम दे देती है और उससे बोलती है कि अभी हमारा सबको बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम इस फ्लेम को लेकर लूना तक जाओ। और रेवन जानती है कि इस फ्लेम के साथ क्या करना है। बेलेमी उसके इस आइडिया को पसंद नहीं करता। बेलेमी क्लार्क को बोलता है कि तुम इमर्शन का ध्यान भटकाओ और मैं उसे मार गिराऊंगा। मॉर्फी ओंटारी के पास जाता है, जो कि थ्रोन रूम में है। उसके सामने जहा सिर झुकाए हुए बैठा हुआ है। ओंटारी उससे बोलती है कि वो क्या बोलना चाहता है। जहा मॉर्फी को देखकर उससे पूछता है कि तुम कैसे हो। ओंटारी मॉर्फी से पूछती है कि क्या तुम इसे जानते हो। जहा बताता है कि वो मॉर्फी का पुराना दोस्त है। मॉर्फी जहा को वहां से जाने के लिए बोलता है। जहा ओंटारी को बोलता है कि तुम्हें फॉल्स कमांडर बनने की कोई जरूरत नहीं है। ओंटारी उसकी बात सुनकर चौंक जाती है और वो सभी को उस रूम से बाहर जाने के लिए कहती है। ओंटारी दरवाजा बंद करने गई हुई है। तब मॉर्फी जहा से पूछता है कि तुम्हें कैसे मालूम कि ओंटारी एक फॉल्स कमांडर है। जहा उसे बताता है कि तुमने ही मुझे ये सब बताया था। ओंटारी भी वहाँ आ चुकी है। मॉर्फी ओंटारी को बोलता है कि ये झूठ बोल रहा है, ये तुम्हारी इंसल्ट कर रहा है, तुम्हें इसे तुरंत ही मार देना चाहिए। मॉर्फी इमोरी को देखकर समझ जाता है कि वो चिप ले चुकी है, इसीलिए जहा को एली के थ्रू सारी बातें पता चल चुकी है। ओंटारी इमोरी को देखकर पहचान जाती है कि ये मार्केट में मिली थी। वो मॉर्फी के ऊपर और गुस्सा होती है। इमोरी आकर उसको बताती है कि वो मॉर्फी की लवर है। ओंटारी को इस बात पर भी आश्चर्य होता है। मॉर्फी उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है कि इन लोगों पे भरोसा मत करो, तुम सिर्फ मुझ पे ही भरोसा कर सकती हो। लेकिन ओंटारी अपनी तलवार निकाल लेती है और उससे बोलती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि तुम अगर मुझे धोखा दोगे तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जहां ओंटारी को उसे मारने से रोकता है और कहता है कि इसके पास जो नॉलेज है वो हमारे बहुत काम की है, इसीलिए इसे अभी नहीं मारना चाहिए।
ओंटारी मॉर्फी को कैद करने का आदेश दे देती है। मॉर्फी बहुत चिल्लाते रहता है लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। गार्ड्स उसे बाहर लेकर चले जाते हैं, जहां ओंटारी को कहता है कि तुम कमांडर के स्प्रिट के बिना रूल कर रही हो। लोगों को जल्दी ही इसके बारे में पता चल जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें उस फ्लेम से भी ज्यादा पावरफुल चीज दे सकता हूँ, जो कि बेक्का प्रेमहेडा की ही बनाई हुई है, जिसके अंदर वैसी ही पावर और वैसी ही चालाकी और वैसी ही बुद्धिमानी है। बस तुम्हें इस चिप को स्वेलो करना होगा। और वो ओंटारी के हाथ में उस चिप को दे देता है। ओंटारी उस चिप को लेकर सोच में पड़ जाती है। क्लार्क और बेलेमी आर्केडिया में एयरलॉक की तरफ बढ़ते हैं। बेलेमी पीछे छुप जाता है और क्लार्क अपने हाथ ऊपर किए हुए आगे बढ़ती है, लेकिन इमर्शन जान चुका है कि बेलेमी उसके पीछे है। वो ऑक्टेविया को पकड़ लेता है और उसके गले पर चाकू रख के बेलेमी को आने के लिए बोलता है। बेलेमी ऑक्टेविया को चिल्लाता हुआ देखकर तुरंत सामने आ जाता है। इमर्शन बेलेमी को अपने वेपन्स ग्राउंड पे रखने के लिए और एयरलॉक के अंदर जाने के लिए कहता है। क्लार्क ये सब देख के भी कुछ नहीं कर पा रही है। वो इमर्शन को कहती है कि तुम मेरे दोस्तों को जाने दो, मैं एयरलॉक के अंदर चली जाऊंगी, लेकिन इमर्शन उसकी बात नहीं सुनता। बेलेमी अंदर चला जाता है। इमर्शन डोर को क्लोज करके ऑक्सीजन सप्लाई को रोक देता है और वो क्लार्क को बोलता है कि मैंने अपने परिवार को मरते हुए देखा है और तुमने माउंट फेदर के 381 लोगों को मारा है। अब तुम अपने दोस्तों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखो। अंदर ऑक्सीजन कम होती जा रही है। सभी चिल्लाने लग जाते हैं। क्लार्क इमर्शन को बार बार बोल रही है कि वो ऐसा ना करे। वो बटन तक जाने की कोशिश करती है, लेकिन इमर्शन उसको मार के पीछे हटा देता है। क्लार्क छूटने के लिए बार बार कोशिश कर रही है, लेकिन इमर्शन ना तो उसको बटन तक जाने दे रहा है और न ही उसे छोड़ रहा है। वो उसे कहता है कि तुम अपनी आंख के सामने से इन सबको मरता हुआ देखोगी और उसके बाद मैं तुमसे निपटूंगा। वो क्लार्क से बोलता है कि तुम अपने फ्रेंड्स को कुछ आखिरी शब्द कहना चाहती हो। क्लार्क एयरलॉक में देखती है, वहाँ सभी ऑक्सीजन की कमी के कारण बेहोश हो गए हैं। अचानक ही क्लार्क को एक आइडिया आता है। वो फ्लेम को इमर्शन की नेक तक ले जाती है और पासकोड असेंडे सुपेरियस बोल देती है। फ्लेम एक्टिवेट हो जाती है और इमर्शन की नेक के अंदर घुस जाती है। इमर्शन की नेक से खून आना शुरू हो जाता है। क्लार्क तुरंत दौड़ती है और ऑक्सीजन के बटन को चालू कर देती है। वो एयरलॉक को भी खोल देती है। एयरलॉक में बंद सभी को ऑक्सीजन मिलती है और उन सभी की बेहोशी टूटती है। क्लार्क इमर्शन के पास वापस आती है और देखती है कि वो जमीन पर मरा पड़ा हुआ है। वो फ्लेम को ले लेती है। आर्केडिया के बाहर बेलेमी, सिंक्लेयर और लिंकन दोनों की बॉडी को लेकर आता है। ऑक्टेविया लिंकन की बॉडी को देखकर रोने लग जाती है। वो सभी सिंक्लेयर और लिंकन की बॉडी के रिचुअल्स पूरा कर देते हैं। रोवर पे सबका सामान लादा जा रहा है। बेलेमी रेवन से पूछता है कि वो उनके साथ क्यों नहीं चल रही है। रेवन बोलती है कि उसके बहुत चोट लगी हुई है, वो अभी चलने के लायक नहीं है। पॉन्टी बोलता है कि रेवन को अचानक ही याद आया कि एली 1 ने एली 2 को ढूंढने के लिए आर्क के मास्टर कंप्यूटर में अपने आप को डाउनलोड किया था। अगर वो अभी भी वहीं है तो हम उसको बैकडोर से ढूंढ सकते हैं। रेवन क्लार्क को कहती है कि जब तुमको लूना मिल जाएगी और वो एली 2 को अपने अंदर ले लेगी, तब हमको एली 1 को फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा, वो हमें मिल चुकी होगी। बेलेमी मिलर और हार्पर को पॉन्टी और रेवन का ध्यान रखने के लिए कहता है। सब एक दूसरे को हक करते हैं और बेलेमी, क्लार्क, ऑक्टेविया और जेस्पर रोवर में बैठकर लूना की खोज के लिए निकल जाते हैं। पॉलिस में इमोरी थ्रोन रूम में आती है। वो एली को थ्रोन पे बैठा हुआ देखती है। इमोरी उसके पास खड़ी हुई है। एली इमोरी को कहती है कि अब समय आ गया है ग्राउंडर्स को सिटी ऑफ लाइट में भेजने का।